प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आज के नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। देखो, अभी तक हम लोगों ने बात करी है प्लेन मिरर के ऊपर और उससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो के अंदर करे थे। ठीक है। अब अगर एक प्लेन सरफेस को हल्का सा मोड़ दिया जाए तो अब वहां पर जो मिरर कहलाता है वो स्फेरिकल मिरर कहलाता है। और स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है कि अगर प्लेन मिरर को अंदर की तरफ मोड़ा यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर की तरफ आ गई तो वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। अगर वो बाहर की तरफ उभर गई तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि स्फेरिकल मिरर की हम लोग बात करें, यानी कि मिरर को हम लोग मोटा मोटा जब कैटेगराइज करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं जैसे प्लेन मिरर एज ए स्फेरिकल, ये मेन कैटेगराइज है। स्फेरिकल मिरर के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में और हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, तो मैं पहले मेंशन कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर। ठीक है। कॉनकेव मिरर जो दिखने में होता है वो कुछ ऐसा होता है। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो पीछे वाली जो शेडेड है, जो पीछे वाला पोर्शन है वो कैसा है बेटा? शेडेड पोर्शन है। और सामने वाला जो एरिया है वो कैसा है? रिफ्लेक्टिंग प्लेन है। रिफ्लेक्टिंग प्लेन। ठीक है, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। आप अपने हाथ को ऐसे कर्व करके देखो तो आप लोगों को नजर आएगा कि ये वाला जो हाथ है वो थोड़ा गोरा चिट्टा है और ये वाला हाथ थोड़ा सा काला काला है, मतलब कि शेडेड है, ये हमारा शाइनी है। तो ये बिल्कुल हमारे कॉनकेव जैसी शेप बनाकर रखता है, या बिल्कुल हमारे कॉनकेव मिरर जैसा शेप बनता है। अगर ऐसा शेप बनता है हमारे हाथ का तो वो हाथ या वो मिरर जो है वो कैसा है? कॉनकेव। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर की तरफ ऐसे धसा हुआ होता है, अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है। ठीक है ना। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। अब जितना भी लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा वो सारा का सारा इस वाली रिफ्लेक्टिंग प्लेन से होगा जो आप लोगों को सॉलिड लाइन नजर आ रही है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। देखो, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अब ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो चीज अंदर की तरफ धस गई थी उसको हम लोग बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो कैसा है? शेडेड है। शेडेड पोर्शन यानी कि पीछे की तरफ हम लोगों ने कॉटिंग करके रखा हुआ था। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग प्लेन है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यानी कि अब ये चीज बिल्कुल बाहर की तरफ ऐसे उभर कर आ गई है। आप लोग देखेंगे तो हम लोग इसको थोड़ा सा बना रहे हैं। तो अब ये वाली सरफेस जो कर्व है ये अब हमारे लिए एज ए कॉनकेव की तरह काम कर रही, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रही है। और ये हमारे लिए एज ए शेडेड पोर्शन की तरह काम कर रही है। तो आप लोगों ने हमेशा सिर्फ एक ही चीज को ध्यान में रखना है, ऊपर वाले डायग्राम को, कि हाथ को ऐसे करा। ठीक है, हाथ को ऐसे करा हम लोगों ने तो हमारे पास जो मिरर बना वो कॉनकेव बना। इसके अपोजिट जो मिरर होगा वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर है बच्चों? ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर बनाते हैं ना हम लोग, वो किसी स्फेरिकल बॉडी को काट कर हम लोग बनाते हैं, होलो स्फेरिकल बॉडी को। ठीक है ना। तो उसको कैसे काटते हैं और उससे जुड़ी जो बेसिक टर्म्स हैं उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। देखो, हम यहाँ एक छोटा सा होलो स्फीयर कंसिडर करके चलते हैं। कंसिडर करके चल रहे हैं। कंसिडर ए होलो स्फीयर।
ठीक है, हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए हम लोग अपने प्रॉप का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम टाइम मैं इस प्रॉप का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे भी हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो एक स्फीयर हमने यहाँ बना लिया, एक स्फीयर हम लोग यहाँ बनाते हैं, दो स्फीयर हम लोग यहाँ बना रहे हैं बच्चों, दो स्फीयर हम लोग यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, दो स्फीयर हम लोगों ने यहाँ बना लिए बच्चों, देख रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि अज्यूम करके चलते हैं कि ये इसका सेंटर है बच्चों, और ये इस वाले स्फीयर का सेंटर है। हम मान के चल रहे हैं दोनों स्फीयर कैसे बच्चों, होलो है। क्लियर है बच्चों, ये स्फीयर कैसे बच्चों, होलो। अब हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पर इसको कट कर लिया ऐसे। एक होलो स्फीयर था, जैसे एक प्लास्टिक की बॉल थी बच्चों, आप लोगों ने क्या करा उसको ऐसे कट कर लिया। कट करने के बाद देखा कि है ना ये पोर्शन तो हमारे किसी काम का नहीं, बस ये पोर्शन ऐसा लग रहा था कि हमारा एक छोटा सा सेक्शन ऐसे बन के आ गया। ठीक है ना, अब इसका एक साइड हम लोगों ने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। अज्यूम करके चलते हैं कि ये वाला साइड हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको शेडेड कर दिया। अब शेड ये वाला साइड करा तो ये मिरर कौन सा बना बच्चों, बिल्कुल सही, ये मिरर बनेगा हमारा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बना बच्चों, कॉनकेव मिरर। एट द सेम टाइम अगर हम लोग यहां पर इसको कट कर दें इधर से बच्चों, इधर से, और अंदर की तरफ से शेडिंग करें हम लोग, तो हम लोग देखेंगे ये जो मिरर बनेगा ये बनेगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला, ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर बन गया, ये वाला हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ठीक है ना, इतनी सी बात हम लोगों को समझ में आई, क्लियर है। तो हम लोगों ने ये लाइन आप लोगों को नजर आ रही है, यानी कि एक इमेजनरी लाइन था जो हम लोगों ने इसको कट करा यहाँ से। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा ऐसे बॉल एक कटोरी की तरह नजर आएगा अब हम लोगों को, तो इसका एक सेंटर होगा, इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और यहाँ पर भी ये क्या कहलाएगा, पोल। दोनों का पोल हो गया, तो मैं पोल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर पी से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं पोल। तो पोल क्या बच्चों, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कैसे समझे सेंटर कैसे है बच्चों, की अगर ये बॉल ऐसे रखा होता, अगर इसमें हम लोगों ने कोई कंची डाल दी, कोई बॉल डाल दी, ठीक है ना, स्मॉल मार्बल बॉल डाला, तो बिल्कुल एक जगह पे आके रेस्ट करेगा। उस साइड जो जहाँ पे उसने आके रुकी, वो रेस्ट करी, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, बॉल कहलाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख रहे हैं इट इज डिनोटेड बाय पी। क्लियर, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं पी से। तो हर बारी हम लोग पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको हमेशा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, अब आप लोगों को ये डॉट नजर आ रहा है, ये डॉट हमारा क्या था, सी था, यानी कि ये सेंटर था किसका, इस पूरे के पूरे स्फीयर का। और ये छोटा सा पोर्शन हम लोगों ने कट करा, ये कहलाता है कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल पार्ट। ठीक है ना, कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल, स्फेरिकल ये होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है भाई, फंडा क्लियर हुआ। अब जो हम लोगों को सी नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लिखते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
क्या कहता है यहाँ पर, कह रहे हैं कि इट इज द center of the hollow sphere of which spherical mirror is a part. Spherical mirror is a part, यानी कि जिससे हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर काटा था ना, उसका जो सेंटर है उसको हम लोगों ने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको डिनोट कर रहे हैं बच्चों हम लोग सी से, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय सी, सी से हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक लाइन सी और पॉइंट पी को ज्वाइन कर दे, वो लाइन कहलाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन कहलाती है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मैं मेंशन कर रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ सीधा सीधा हम लोग लिख रहे हैं द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट सी एंड पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट पी और पॉइंट सी को अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं यहाँ देखो बच्चों, एक लाइन यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ करा और वो लाइन हमारी सी और पी पॉइंट को मिला रही है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यहाँ पर भी होगा, ये लाइन हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो अगर लाइन ज्वाइन करी हम लोगों ने, तो ये जो डिस्टेंस आप लोगों को नजर आ रहा है, ये रेडियस हो गया स्फीयर का, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया स्फीयर का, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में क्या बोलते हैं, इट इज द रेडियस ऑफ द hollow sphere of which spherical mirror is a part। जिससे हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर काटा था उसकी जो रेडियस होती है बच्चों, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इतना हम लोगों को समझ में आया, क्लियर है। अब देखो यहां पर होगा क्या कि अज्यूम करके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि जब लाइट आती है, क्या आती है, एक लाइट आती है और लाइट हमारी पैरेलल हो इस प्रिंसिपल एक्सिस के, अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसे एक लाइट आ रही है, ठीक है ना। वो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां कट करती है, वो पॉइंट हमारा कहलाता है एफ, और इस पॉइंट एफ को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। सेम यहां पर भी होगा कि यहां पर अगर लाइट पैरेलल है तो अंदर नहीं जाएगी, अब यही वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी और मान लें ऐसे चलेगी, तो पीछे की तरफ अगर इसको ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट एफ आता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, क्या आता है, पॉइंट एफ आता है जहां प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जहां लाइट हमारे को कट करते हुए मिलती है, या ऐसा लगता है कि वो वहां से आ रही है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल फोकस, कह रहा है कि इफ द रे पैरेलल to the principal axis after reflection it meet
at a point on the principal axis is known as principal focus, ठीक है ना, और it is denoted by F, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, F से डिनोट करते हैं, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, हम लोगों को समझ में आया प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा कि ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, दोनों क्या थे, प्रिंसिपल फोकस थे। अब हमारे पास एक नई लेंथ और आ जाती है, कहता है कि इस पोल और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है हमारे पास एफ, और इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि ये जो एफ आया, इस एफ को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के बारे में हम क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस between the distance between the pole and principal focus F is called focal length। ये हमारा फोकल लेंथ कहलाता है बच्चों, क्लियर है, बात समझ में आई हम लोगों को, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास एक नया टर्म और आता है, ठीक है। कहता है कि इस R और इस F के बीच में हम लोगों ने क्या बताना है, रिलेशन बताना है, क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बिटवीन R एंड F, कह रहा है कि ये डिस्टेंस अगर R है तो ये F है, और ये R 2F के इक्वल होगा, यानी कि ये F है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा बच्चों, F होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, F। तो ये पॉइंट हमारे पास C था बच्चों, क्लियर है। यानी कि हम कह सकते हैं 2F इज इक्वल टू R होता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, या F इज इक्वल टू R बाय 2, क्लियर है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि ये ऊपर वाला पॉइंट को हम मान लेते हैं M है, और नीचे वाला जो पॉइंट है वो हमारे लिए N है। ये पॉइंट हमारे पास M है और ये पॉइंट हमारे पास N है। तो ये जो लाइन आप लोगों को नजर आ रही है ना, ये जो लाइन M और N, ये क्या है, इसका इफेक्टिव डायामीटर है। जो लाइन एम एन दोनों के लिए मेंशन कर रहा हूं, इज कॉल्ड इफेक्टिव डायमीटर। ये इफेक्टिव डायमीटर क्यों बोला, कि यही इफेक्टिव लेंथ है, या ये डायमीटर है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज अपर्चर, इसको अपर्चर के नाम से भी जानते हैं। हम अपने पेपर वर्क के लिए इस अपर्चर को जितना छोटा होता है उतना छोटा हम लोग रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि जितना इसको फ्लैट रखने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, इसको ज्यादा कर्व हम लोग दिखाते नहीं है, ठीक है बच्चों, बात समझ में है आप लोगों को। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो ये बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों को समझ में आई। अब हम लोग बेसिक रे डायग्राम समझते हैं। देखो ये बेसिक टर्म्स थी, और इन टर्म्स के बिहाफ पे हम लोग कुछ बेसिक रे डायग्राम बनाते हैं। 3 रे डायग्राम बनाएंगे। अगर ये 3 रे डायग्राम आप लोगों को आते हैं, समझ में आ गए, बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों। अगर ये 3 डायग्राम आप लोगों ने समझे और आप लोगों ने दिमाग में बैठा लिए, अब आप लोगों से कैसा भी रे डायग्राम बनवाए, कोई भी बनवाए, आप लोग बेइज्जत बना सकते हो। आप लोगों को कोई टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी बेसिक रे डायग्राम के ऊपर, ठीक है ना।
हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं? बेसिक रे डायग्राम। ठीक है, जो बेसिक रे डायग्राम है बच्चों, वो हमारे कॉन्वेक्स के लिए भी होगा और कॉनकेव के लिए भी होगा। ये बात हम लोगों ने ध्यान में रखना है। जो बेसिक रे डायग्राम है वो हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए बिल्कुल पैरेलल स्टडी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला बेसिक रे डायग्राम है वो कहता है कि अज्यूम करके चले कि अगर पहली जो रे हमारी वो हमारी पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा पास होगी प्रिंसिपल फोकस के। क्लियर है बच्चों? बात ध्यान में आई? बात समझ में आई? कह रहे हैं कि इफ द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, शायद मैंने प्रिंसिपल फोकस बोला, प्रिंसिपल एक्सिस आएगा बच्चों। इफ द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes it passes or appear to pass through the principal focus। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं कि ये हमारा एक मिरर था और ये हमने इसको शेडेड कर दिया। शेड करने के बाद पता चल रहा है ये मिरर कौन सा बच्चों? कॉनकेव। इसी तरह हमारे पास एक और मिरर है, ये मिरर कौन सा बच्चों? कॉन्वेक्स। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट हमारा पोल कहलाता है, ये पॉइंट भी हमारे पास पोल है। इसके बीच में कहीं एक फोकस आएगा और एक यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट द सेम यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा जिसको फोकस बोलेंगे और एक पॉइंट होगा जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या कंसिडर करके चल रहे हैं बच्चों कि हमारी रे बिल्कुल पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। हमारी रे यहाँ पर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये हमारी रे होगी इंसिडेंट रे, ये हमारी होगी इंसिडेंट रे। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब कहता है कि ये रे अब रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट कैसे होगी? अब रिफ्लेक्ट होगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करेगा, तो नॉर्मल बनाने की जरूरत है। तो देखो ये हमारा सेंटर था, हम लोगों ने जब अपने प्रीवियस अभी पीछे हमने जो बात करी, तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये हमारा सेंटर है। अगर इससे कोई भी लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये हमेशा कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का बनाएगी इस आर्क के साथ। यानी कि जो रेडियस है हमेशा जब भी इस लाइन को कट करेगी हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना के कट करेगी। तो अगर इससे एक इमेजनरी लाइन हम लोग लेकर जाते हैं तो वो नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगी बच्चों। किस तरह ट्रीट करेगी? नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगी। और नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगी तो ये हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है आई। अब लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद हम लोगों ने देखा कि वो एक पॉइंट से पास हो रही है और एंगल बना रही है वो आर, और ये पॉइंट हमारा कहलाया प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई? ये नॉर्मल है, मैं इसको एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल मैं पूरा लिख देता हूँ। एट द सेम मैं यहाँ बात करता हूँ तो मैं यहाँ नॉर्मल बनाता हूँ बच्चों, ये नॉर्मल ऐसे जाएगा, ये नॉर्मल है बच्चों। इस नॉर्मल के साथ इसने एंगल बनाया आई, इसने एंगल कितना बनाया बच्चों? आई। अब लाइट हमारी क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो ये इधर जाएगी। ठीक है ना? अब देख रहे हैं कि ये जब लाइट ऊपर की तरफ गई ना तो इसको अगर हम लोग देखेंगे ना तो ऐसे नहीं, वो इस पॉइंट से आते नजर आती है। ठीक है ना? तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से चलकर आ रही है, अपीयर टू पास। यहाँ एक्चुअल में नहीं हो रही है, हम लोगों ने एक्सटेंड करा।
ठीक है ना। तो आप लोगों ने बस ये ध्यान में रखना है कि अगर रे पैरेलल है या तो फोकस से पास होगी और ऐसा लग रहा है कि वो अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस या अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। याद रखना बच्चों आप लोगों ने कि अगर हमारी रे इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। ठीक है ना। ये वाली रे भी कहाँ से चलकर आ रही है, फोकस से चलकर आ रही है। क्लियर है। अगर यहाँ पर पाथ उल्टा कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे उल्टा पाथ या ऐसे बना दे तो उल्टी हो जाएगी, यानी कि अगर फोकस से पास कर दिया तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी कि हमारा दूसरा बेसिक रे डायग्राम है बच्चों। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इफ द इंसिडेंट रे, इफ द इंसिडेंट रे passes through the principal focus, अगर हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस से लाइट को पास करा दिया देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it becomes parallel to the principal axis। कह रहे if the ray, if the incident ray passes through the principal focus या appear to pass या passes through the or appear to pass, ठीक है ना। ये चीज हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो हम यहाँ फिर से डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा मिरर हो गया बच्चों। ये मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर है, बहुत बढ़िया। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट द सेम यहाँ पर हम लोग फिर से एक डायग्राम बनाते हैं और हमें पता चल रहा है कि ये वाला मिरर हमारा कौन सा है बच्चों, कॉन्वेक्स है। तो ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, बात हम लोगों को समझ में आई। ठीक है। देखो अब रे हम लोगों ने पास करानी है किससे, प्रिंसिपल फोकस से। हम चाहे ऐसे करा दे चाहे ऐसे करा दे, बात एक ही है। तो मैं ऐसे कराता हूं, क्लियर है। अब मैंने जब रे पास कराई प्रिंसिपल फोकस से तो हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा बच्चों, और एंगल मान लेते कितना बनाया इसने, आई। लाइट अब क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी तो ये हम देख रहे हैं कि ये एंगल कितना होगा, आर। और इसके साथ साथ देखा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग एक रे को पास कराते हैं और वो ऐसा लगता है कि वो सीधी किस पे जा रही है, फोकस के ऊपर जाने वाली है। ठीक है, ये शेडेड है बच्चों और ये हमारा सॉलिड है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ अगर नॉर्मल देखते हैं तो नॉर्मल इधर से आएगा और ये नॉर्मल के साथ मान लेते हैं एंगल कितना बना रही है, आई। लाइट अब हमारी रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, मान लेते हैं एंगल कितना बन गया, आर। तो ये हमारी इंसिडेंट रे थी और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी पैरेलल है बच्चों किसके, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है ना। हम लोगों को समझ में आया दो बेसिक रे डायग्राम कि अगर रे हमारी ऊपर वाले फिगर के अंदर देखिए पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में तो फोकस से पास पास हो जाएगी। अगर हमने फोकस से पास करा दिया तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। बस इतनी सी बात हम लोगों ने ये ध्यान में रखनी है तो हम लोगों का बेड़ा पार हो गया बच्चों। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ। दो बेसिक रे डायग्राम हम लोगों को समझ में आए। एक रे डायग्राम और है हमारे पास, ठीक है ना।
कहते हैं कि अगर रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो लाइट कैसे आएगी बच्चों, नॉर्मली आएगी। क्योंकि हम लोगों ने बोला कि लाइट अगर इससे पास होगी तो अपने ही पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। अपने ही पाथ को क्या कर लेगी बच्चों, रिट्रेस कर लेगी। तो यहां हम लोग कह रहे हैं कि द रे इफ द रे passes through the center of curvature, किससे पास करा रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस देयर पाथ, यानी कि अपने पाथ को क्या करेगी बच्चों, रिट्रेस करेगी। जैसे कि हम लोग यहाँ डायग्राम बनाते हैं, आप देखो डायग्राम को, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारा मिरर हो गया बच्चों, और मिरर हमारा कौन सा है, ये कॉनकेव, और ये हमारा पॉइंट पोल है बच्चों, ये हमारा पॉइंट फोकस है, और ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब क्या कहता है कि अगर लाइट को हम लोगों ने पास कराया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लाइट को हमने कहां से पास कराया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये लाइट कैसे इंसिडेंट करेगी, नॉर्मली करेगी। अब नॉर्मली करेगी तो अपने ही पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, अपने ही पाथ को क्या कर देगी, रिट्रेस करना शुरू कर देगी। बात समझ में आई आप लोगों को, फंडा क्लियर हुआ कि यहाँ पर अगर लाइट हमारी नॉर्मली आती है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो बनाती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो बनेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। ऐसा हम लोगों ने प्लेन मिरर के अंदर भी देखा था, और लाइट वहां पर भी अपने पाथ को रिट्रेस कर रही थी, यहाँ पर भी अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी। और ऐसा हम लोगों ने अच्छे से समझा है कि चाहे मिरर हमारा प्लेन हो चाहे हमारा कर्व हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह पे वैलिडेट करेगा। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर कॉन्वेक्स के लिए बनाते हैं तो कॉन्वेक्स के लिए भी बेटा ये फंडा सेम रहेगा कि ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर लाइट हमारी आती है और हमें ऐसा लगता है कि वो किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती नजर आ रही है, तो हम देखेंगे वो अपने पाथ को क्या कर रही होगी बच्चों, रिट्रेस कर रही होगी। अपने पाथ को क्या कर रही है, वो रिट्रेस कर रही है। ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई कि हम लोग लिख सकते हैं कि रे हमारी अगर पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस देयर पाथ, अपने ही उस पाथ से वापस रिटर्न हो जाएगी। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई, हाँ कि ना। यहाँ पर हम लोगों ने पोल के ऊपर लाइट को इंसिडेंट नहीं कराया, एक बार करा के देख ले। देखो एफ भी करा लिया, सी भी करा लिया, ठीक है ना, एक पी बच गया। अगर पी के ऊपर डालते हैं तो क्या होगा, लाइट पोल के ऊपर आती है तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है ना। तो इफ द रे इंसिडेंट if the ray incident on the pole, it will reflected according to the law of reflection, according to the laws of reflection। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं, आप देखो कि यहाँ पर ये मिरर हमारे पास कॉनकेव है, ये इसका बेटा पोल था, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहाँ पर लाइट आती है, क्या आती है बच्चों, लाइट आती है, और लाइट मान लेते हैं हमारी पोल से पास होती है। तो अब ये नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है बेटा,
क्योंकि ये वाली लाइन बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना के आ रही है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर भी मिरर बनाते हैं और ये मिरर बच्चों हमारा कॉन्वेक्स है, तो ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और अज्यूम करके चलते हैं कि लाइट हमारी पोल के ऊपर आ रही है, तो और एंगल कितना बना रही है, आई बना रही है। लाइट रिफ्लेक्ट होगी और एंगल कितना बनाएगी, आर बनाएगी। यानी कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हो गई। फंडा समझ में आया, बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रे डायग्राम थे, आप इनको देखिएगा, कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।